गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग समाजशास्त्र में तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। अभी तक दूसरे अध्याय में हमने ये पढ़ा है कि भारत की जनसंख्या की संरचना क्या है और गतिशीलता क्या है। इस संबंध में हमने अध्ययन दूसरे अध्याय में किया। तीसरे अध्याय में हम ये अध्ययन करेंगे कि जो ये जनसंख्या होती है किसी भी राष्ट्र की, वो केवल व्यक्तियों का एक समूह ही नहीं होती है। वो ऐसा नहीं कि केवल व्यक्ति ही हैं, बल्कि ये जो जनसंख्या होती है ये आपस में अलग अलग संबंधित वर्गों में और समुदायों में बटी होती है, और ये वर्ग और समुदाय आपस में बहुत घनिष्ठता से जुड़े हुए भी होते हैं। इन सामाजिक संस्थाओं और संबंधों को संचालित करने के लिए जो समुदाय बनता है उसी को हम इस अध्याय में, तीसरे अध्याय में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि इस अध्याय के नाम से ही पता चल रहा है कि सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, यानी समाज की वो संस्थाएं जो पहले से हैं और आज भी हैं, लेकिन पहले के समय में और आज के समय में उनमें क्या परिवर्तन हुए। निरंतरता का मतलब लगातार, यानी जो संस्था पहले से विद्यमान थी वो आज तक किस रूप में निरंतर चली आ रही है और कहाँ कहाँ पर उनमें परिवर्तन हुए हैं। तो इस अध्याय में हमें 3 संस्थाओं के बारे में अध्ययन करना है। पहला जाति, दूसरा जनजाति और तीसरा परिवार। तो आइए सबसे पहले हम लोग जाति नामक संस्था का अध्ययन करते हैं। तो भारत में जो जाति है ये काफ़ी प्राचीन काल से, इसके जाति के कब से आई इस पर विद्वानों में बहुत से मतभेद हैं। कुछ विद्वानों का ये कहना है कि जाति वही है जो पुराने समय में या वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, उसी का ये परिवर्तित रूप है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नहीं, जो वर्ण व्यवस्था थी वो अलग थी, जाति व्यवस्था अलग है, इसलिए इसमें एक मत नहीं है। तो अगर हम इसके उद्भव या जाति व्यवस्था के उद्भव की बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो वैदिक काल में था वो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, यानी कि कार्यों के आधार पर वर्णों का बंटवारा किया गया था, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों में विभाजित था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में, यानी कि वैदिक काल के बाद तथा रामायण और महाभारत का जो काल माना जाता है 500 से 200 ईसा पूर्व में, उसमें जो हमारी ये वर्ण व्यवस्था पुरानी थी वो कर्म पर आधारित न होकर के जन्म पर आधारित हो गई। इसीलिए इसको कहा गया ये आनुवंशिक हो गई, यानी कि अब जो है लोग जिस भी वर्ण में जन्म लेते थे उसी ही वर्ण के होते थे, भले ही वो व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता और कार्यकुशलता के अनुसार उस वर्ण लायक न हो। जैसे वर्णों का जो विभाजन था उसमें संस्तरण भी था, उच्च, फिर उससे निम्न, फिर उससे निम्न, फिर उससे निम्न। तो ये जो जन्म आधारित व्यवस्था हो गई, इसमें क्या हुआ, जिस वर्ण में व्यक्ति जन्म लेता था आजीवन उसी वर्ण का रहता था। इसमें योग्यता और क्षमता का महत्व नहीं रह गया, जो कि कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था में योग्यता और क्षमता का महत्व था। इसी जन्म आधारित आनुवंशिक व्यवस्था को जाति नामक संस्था का नाम दिया गया, जो कि स्तरीकृत थी, यानी स्तरों में विभाजित थी।
जैसे निम्न जाति, उससे उच्च जाति, उससे उच्च जाति। तो यही है भारत में जाति व्यवस्था। अब इस जाति व्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं जो कि हमें जानना है। तो आइए जानते हैं जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। इन विशेषताओं को यदि दो भागों में विभाजित किया जाए, एक तो वो जो सामान्य विशेषताएं और दूसरी वो जो जिनको ये कहा जा सकता है कि इसमें प्रतिषेध था, इस जाति व्यवस्था में कुछ प्रतिबंध लगे थे। वो अगर दो तरह से कैटेगराइज करें तो इस तरह कह सकते हैं हम। तो पहली इसकी विशेषता, जैसा कि इसकी परिभाषा से आपने जाना कि जाति आधारित व्यवस्था यानी जन्म आधारित व्यवस्था, यानी कि ये पूरी तरह से जन्म पर आधारित थी। जो व्यक्ति के माता पिता जिस जाति के होंगे वो बच्चा अपनी इच्छा से अपनी जाति में जन्म नहीं, कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोच सकता कि मैं इस जाति में जन्म लूँगा। वो जिस जाति के माता पिता में जन्म लिया उसी जाति का आजीवन रहेगा। दूसरी विशेषता थी इसकी अपरिवर्तनशील, जिसको कह सकते हैं। इसका मतलब ये था कि जाति में जन्म लेने के बाद उस जाति से आप दूसरी जाति में नहीं जा सकते थे, यानी परिवर्तन नहीं हो सकता था जाति का। इसीलिए एक समाजशास्त्री हैं मजूमदार, उन्होंने ये कहा है, जाति को परिभाषित करते हुए कहा था कि जाति एक बंद वर्ग है। यानी बंद वर्ग का मतलब कि अपनी अपनी जाति में ही रहना है, आप दूसरी जाति के दरवाजे आपके लिए नहीं खुले हैं, यानी बंद हैं, इसीलिए ये एक बंद वर्ग है। तीसरी विशेषता है जाति की अंतर्विवाह प्रतिबंध। इसका मतलब कि एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकता है, केवल अपनी ही जाति में विवाह करने का प्रावधान था। अगली जाति की विशेषता थी खान पान संबंधी प्रतिबंध, यानी यह नियम थे जाति व्यवस्था में कि कौन व्यक्ति किसके साथ भोजन साझा कर सकता है, किसके साथ कच्चा खाना खा सकता है, किसके साथ पक्का खाना खा सकता है, किसके साथ बैठ के खाना खा ही नहीं सकता है। इस तरह के हमारी जाति व्यवस्था में खान पान संबंधी प्रतिबंध थे। नेक्स्ट जो विशेषता थी जाति की वो थी श्रेणी प्रणाली। इसको ये भी कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था में ऊंच नीच का भेदभाव था, यानी कि व्यक्ति की परिस्थिति जिस जाति में वो जन्म लिया है उस जाति की ही परिस्थिति उस व्यक्ति को मिलेगी। उच्च जाति में जन्म लिया है तो उच्च में, और निम्न में लिया है तो निम्न में। इसमें एक संस्तरण था निम्न से उच्च की ओर या उच्च से निम्न की ओर, तो इसीलिए कहा गया कि इसमें श्रेणी का कैटेगराइजेशन था। अगली विशेषता थी खंडात्मक विभाजन या खंडात्मक संगठन। इसका अर्थ ये है कि जाति व्यवस्था में भी उपजातियां पाई जाती थी। आप जैसे आज भी देखते हैं, एक मुख्य जाति में लें तो बहुत, जैसे ब्राह्मण में ही लें तो चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, इस तरह की उपजातियां भी हैं। ऐसे ही अन्य जातियों में भी लें, उसमें भी कई उपजातियां पाई जाती हैं। इसका मतलब जाति खंडों में विभाजित थी। लास्ट महत्वपूर्ण इसकी विशेषता थी निश्चित व्यवसाय, यानी परंपरागत जो जाति व्यवस्था थी उसकी हर जाति का एक निश्चित व्यवसाय था। व्यवसाय का मतलब कार्य, यानी जैसे नाई का कार्य था बाल काटने का, कुम्हार का काम था बर्तन बनाने का, ठठेरे का काम था धातु के बर्तन बनाने का, धोबी का काम था कपड़े धुलने का,
मोची का काम था जूते बनाने का, यानी कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता वो अपने परंपरागत या पूर्वजों के व्यवसाय को ही अपनाता था। इस तरह ये जाति व्यवस्था थी। यदि इसको हम रेखाचित्र से देखें तो इस तरह से कुछ संस्तरण पाया जाता था जाति व्यवस्था में, जैसे इस तरह से, यानी ये निम्न जातियाँ, ये उससे उच्च जातियाँ, ये उससे उच्च जातियाँ और ये सर्वोच्च जातियाँ थीं। इस तरह का संस्तरण पाया जाता था जाति व्यवस्था में। तो बच्चों, आज हम लोगों ने जाति व्यवस्था क्या है और जाति व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं ये समझा। आगे हम लोग जाति में क्या निरंतरता बनी है और क्या परिवर्तन हुए हैं, अगले लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे। थैंक यू बच्चों।